वेल बाबा लोग कैसे हो। तो फाइनली एपिसोड 3 का प्रोमो आ चुका है, लेकिन इस बार जो हमें दिखाया गया है वो सिर्फ एक नॉर्मल टीजर नहीं है, ये एक डायरेक्ट वार्निंग है। वार्निंग इस बात की कि अब गेम सिर्फ सर्वाइवल का नहीं रहा है, अब ट्रूथ और इल्यूजन के बीच का वॉर शुरू होने वाला है। बॉटल ट्री, लाइट हाउस और बॉय इन वाइट का गुस्सा, ये सब रैंडम नहीं दिखता इस प्रोमो में। हर एक सीन चिल्ला के बोल रहा है टाइम इज रनिंग आउट। और सबसे डेंजरस बात, इस बार आंसर्स के साथ साथ सैक्रिफाइस भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इसका फुल ब्रेकडाउन, डीप थ्योरीज, हिडन क्लूज और फ्यूचर प्रेडिक्शंस के साथ, जो शायद पूरा स्टोरी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकती हैं। वेल, प्रोमो के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं टेबिथा एंड हेनरी को जो बॉटल ट्री पर आए हैं, एंड तभी इन्हें इंटरफेयर करते दिख रहा है बॉय इन वाइट, जिसका डायलॉग बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आ रहा है कि यस तुम बहुत क्लोज हो क्लूज के, लेकिन मुझे डर है ये कि तुम्हारे पास समय कम है। ये सब तो ठीक है, पर बॉय इन वाइट पिछले सीजन 3 से इतने गुस्से में क्यों दिख रहा है, इतने रूड बिहेवियर के साथ क्यों दिख रहा है। लास्ट टाइम जब विक्टर से इंटरेक्ट करने आया था तब भी बॉय इन वाइट गुस्से में था और विक्टर को खरी खोटी सुना कर गया था कि मैंने तुम्हें वार्न किया था एंड नाउ आई कांट हेल्प यू, जब विक्टर बॉटल ट्री को काटने आया था। एंड वही टेम्परामेंट एंड गर्ज में अभी भी दिख रहा है, जैसे बॉय इन वाइट किसी उम्मीद में था और अब इनसे हो नहीं पाया। ऑल्सो बॉय इन वाइट ने बहुत हेल्प करने की कोशिश तो करी, लेकिन इन्हीं जड़ बुद्धियों को वक्त पर समझ में नहीं आया। सो जब बॉय इन वाइट यहाँ अपीयर हुआ होगा, टेबिथा ने उससे जरूर ये पूछा होगा कि लास्ट टाइम तुमने मुझे लाइट हाउस से ऐसे क्यों फेंका था, क्या वही रास्ता था। या फिर टेबिथा ये भी पूछ सकती है कि लाइट हाउस से गिरने पर ही एक्चुअल बाहर निकलने का रास्ता है। या फिर टेबिथा ये भी पूछ सकती है कि इसके अलावा भी मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ सभी लोगों की। ऑल्सो आंकुई किड्स को कैसे आजाद करा जा सकता है और इस टाउन का कर्ज कैसे खत्म किया जा सकता है। बाकी यहाँ आप नोटिस करोगे तो बॉय इन वाइट पहले से काफी बड़ा हो चुका है और चेंज तो वो दिख ही रहा है, सीजन 3 से ही चेंज दिख रहा है। बट ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में नहीं आया। अगर मेकर्स बॉय इन वाइट को एक गुडविल एंटिटी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, गुड सोल के रूप में दिखा रहे हैं, तो इसका एजिंग प्रोसेस से क्या ही मतलब बनता है। सोल्स कभी एज नहीं होती, वो इमॉर्टल होती है। डिविनिटी पावर्स कभी भी एज नहीं होती है, मीन्स उनकी उम्र थम जाती है। पर ऐसा यहाँ क्यों हो रहा है। मेकर्स इस चीज को ऐसे भी मेंटेन कर सकते थे कि बॉय इन वाइट की कास्ट चेंज कर देते अगर वही बच्चा बड़ा हो रहा था तो, और वही बच्चा देखने को मिलता जो स्टार्टिंग से इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी वो नन्हा सा बॉय इन वाइट, क्योंकि वो गुडविल एंटिटी है। यानी ये हिंट मिलता है कि प्योर सोल जो डेकेड्स ऑफ डेकेड्स से यहाँ पर आ रही है, यानी बॉय इन वाइट के रूप में, ये कभी भी एज नहीं होती और हेल्प ही कर रही है। तो एक थ्योरी यहाँ आती है कि क्या सही में बॉय इन वाइट एक अलग दुनिया से आ रहा है, मींस पैरेलल में एक और वर्ल्ड टाइमलाइन चल रही है जिसमें बॉय इन वाइट एंड जिम ये सारे लोग फंसे हुए हैं। क्योंकि ये थ्योरी हमने पिछली वीडियो में भी बनाई थी जिम के लिए, जब वो एपिसोड 2 के एंड में ईथन से मिलने आया था और लगातार इधर उधर देख रहा था, ये डर सो करते हुए कि जिम को ईथन से बात करते हुए कोई देख ना ले। क्योंकि अगर जिम घोस्ट है तो उसे किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर उस बिहेवियर के चलते ये थ्योरी बनती है कि आखिर क्यों जिम इतना डरा हुआ था उस मोमेंट पर, एंड उस दुनिया को रूल बॉय इन वाइट करता होगा जहां से जिम और ये बॉय इन वाइट आ रहे हैं। और ये टाइम टाइम पर आते हैं, हिंट देके जाते हैं, क्लूज देकर जाते हैं, पजल देकर जाते हैं, जो कि जिम ने भी वही किया, ईथन को पजल देके गया, हिंट देके गया, बट डायरेक्टली ये सब कुछ नहीं बताते। एंड यस, उस दुनिया में ये जो भी लोग फंसे हुए हैं, बॉय इन वाइट, जिम और आंकुई किड्स, इन्हें सब कुछ पता है कैसे हेल्प करनी है, कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। बट ये अलाउड नहीं है खुल के सब कुछ बताने के लिए, सिर्फ क्लूज और हिंट ही दे सकते हैं, और वो भी चोरी छुपे आते हुए। सो मे बी दैट्स वाई ये थ्योरी यहाँ बनती है कि अगर पैरेलल में वर्ल्ड होगा तो यहाँ पर ये लोग ऐसे हेल्प करने की कोशिश कर रहे होंगे। सो इट जस्ट ए थ्योरी। नाउ हम इसी प्रोमो में आगे देखते हैं, हेनरी टेबिथा को रोक रहा है पोर्टल में जाने के लिए, ये बोलकर कि ऐसा करने पर तुम मारी भी जा सकती हो। लेकिन टेबिथा हमें नेक्स्ट मोमेंट पर लाइट हाउस के जस्ट सामने खड़ी दिख रही है। इट मींस ये कि पोर्टल के थ्रू वो दोबारा वहीं पहुंच गई है। सो यहां एक चीज क्लियर होते दिख रही है कि बॉटल ट्री टेबिथा को वहीं भेज रहा है जहां वो जाना चाहती है ईच टाइम। इट मींस ये कि बॉटल ट्री सिर्फ और सिर्फ टेबिथा को ही फेवर कर रहा है जब भी वो जाना चाह रही है। वरना हमने ये देखा है बॉटल ट्री किसी को भी रैंडम प्लेसेस पर टेलीपोर्ट कर देता है, और पिछले ही सीजन में डेल ऐसे ही तो मारा गया था बॉटल ट्री पर जाने से, और दीवार में चुन गया था अनारकली की तरह। एंड इसी टेलीपोर्टेशन से एक और कनेक्शन सामने आया है। रूट सेलर में जेड को जो बॉडी पत्थर के नीचे दबी देखने को मिलती है, जिसके लिए थ्योरी ये है कि वो पास्ट रीइंकार्नेटेड वर्जन है जेड का ही। सो जेड ने भी पिछले टाइमलाइन में अटेम्प्ट किया होगा कि इस बॉटल ट्री से सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो गया होगा, और उसे बॉटल ट्री ने पत्थर के नीचे कुछ
कुचल दिया होगा फिर, जो कि न्यू लीक्ड ट्रेलर में जेड को उसके सारे रीइंकार्नेटेड वर्जन देखने को मिलते हैं। जिसने भी ये देखा है तो जेड की थ्योरी तुम्हें मालूम होगी, नहीं देखा है तो ये जरूर देख लेना ये वीडियो, जहां मैंने डिटेल में इस ट्रेलर को ब्रेक डाउन कर रखा है जेड की पॉसिबल थ्योरीज को। सो यहाँ क्रिस्टोफर है, यहाँ वन आइड स्कल होल्डर है, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर सोल्जर है, एंड ये रहा पत्थर से दबा कुचला इंसान यहाँ पर। तो ये चारों जेड के ही रीइंकार्नेटेड वर्जन पास्ट के लगते हैं, हाथ में वायलिन पकड़े हुए। बैक टू द प्लॉट। सो ओनली टेबिथा को ही ये बॉटल ट्री उसकी डेस्टिनी के लिए फेवर कर रहा है और किसी को फेवर नहीं कर रहा है। एंड यही चीज मिरांडा के लिए भी बॉटल ट्री कर रहा था या कर रहा होगा, तभी तो मिरांडा फुल श्योर थी उस नाइट जब वो बॉटल ट्री पर भाग कर आई थी कर्ज को खत्म करने के लिए, बच्चों को आजाद करने के लिए। और मिरांडा उस दिन बहुत क्लोज थी कर्ज को तोड़ने के लिए, इसलिए तो स्माइली को मैदान में उतरना पड़ा और उसे भाग के फिर मिरांडा को ही मारना पड़ा। एंड उसी रात फिर 1978 का वो बिग मैसेकर हुआ था पूरे टाउन में, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ विक्टर ही बचा था, बाकी सभी लोग मारे गए थे और वहां से नई साइकिल स्टार्ट हुई थी। पर वहां सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह थी कि स्माइली भाग कैसे सकता था, क्योंकि मॉन्स्टर क्रिएचर कभी भागते नहीं दिखे हैं, वो स्लोली वॉक करते ही दिखे हैं। सो अब मेरे पास उसका आंसर है, जो पहले भी कई बार लोग पूछ चुके थे, तब मेरे पास नहीं था कि स्माइली कैसे भाग पाया उस रात। स्माइली उस दिन भागा इसलिए होगा क्योंकि वो स्माइली होगा ही नहीं, वो होगा मैन इन येलो, जो सेफ शिफ्टिंग कर सकता है आसानी से। यस, थोड़ी वियर्ड थ्योरी है बट लॉजिक है इसके पीछे। क्यों? क्योंकि मैन इन येलो नोज वेरी वेल कि टेबिथा का वर्जन हर बार मेमोरी रिकॉल करता है जब भी नई साइकिल स्टार्ट होती है, और मैन इन येलो अपनी रियल फॉर्म में आ गया उसके सामने यानी टेबिथा के, तो टेबिथा तो पहले ही पता चल जाएगा कि असली थ्रेट ये मॉन्स्टर्स नहीं है, असली थ्रेट है ये अपना मैन इन येलो। सो वहां पर क्योंकि मिरांडा सॉल्यूशन के बहुत क्लोज थी, इसलिए मैन इन येलो को सीधा मैदान में उतरना पड़ा और उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो जाए, इसलिए वो स्माइली की फॉर्म में आकर मिरांडा को मार गया, ताकि जब दोबारा से मिरांडा वापस आए तो उसे यही रिकॉल हो कि उस दिन मॉन्स्टर ने ही उसे मारा था और वो सेफली बचे रहे। क्योंकि मिरांडा का वो पूरा इंसिडेंट टेबिथा को याद आ गया है, सीजन 3 में देखा हमने, एंड उसने वो भी देखा कि स्माइली ने उसे भाग के मारा था। तो मैन इन येलो अगर रियल आइडेंटिटी में होता तो टेबिथा को वो भी दिखता। सो ये कारण हो सकता है उसके पीछे कि स्माइली उस दिन क्यों भागा होगा। नाउ बैक टू द प्लॉट। टेबिथा लाइट हाउस के सामने दिख रही है, अब यहां वो कितनी सफल होती है अगेन वो तो एपिसोड 3 में ही पता चलेगा। क्या फिर से वो कैम्पडन वापस जाएगी या फिर चिल्ड्रंस के कर्ज को तोड़ने के और करीब जाएगी, या उसे कुछ न्यू हिंट्स एंड क्लूज और मिलेंगे सही तरह से रिचुअल्स को कंप्लीट करके टाउन्स को कर्ज को ब्रेक करने के लिए। बाकी टेबिथा अगर फिर से कोशिश कर रही है तो इसका मतलब टेबिथा जेड के साथ इंटरेक्ट कर चुकी है एंड दोनों ने मिलकर बैठ के बात कर ली होगी। इट मींस ये कि टेबिथा और जेड के बीच में एक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी इन फ्यूचर, जिसके लिए काफी फैंस इंतजार भी कर रहे हैं कि टैबी और जेड के बीच में एक फाइन केमिस्ट्री देखने को मिले। पर जेड ने टैबी को अलाउ कैसे कर दिया बॉटल ट्री पर आने के लिए, क्योंकि डेल का एग्जाम्पल सभी को मालूम है, उसने जिद करी और मारा गया। सो टैबी यहां अकेले चोरी छुपे आ रही होगी और हेनरी शायद इसे यहीं पर मिल गया होगा या इसे चेज करते हुए आया होगा, क्योंकि टैबी को पता है आफ्टर डेल एक्सीडेंट मुझे कोई विलिंगली यहां आने ही नहीं देगा, यानी बॉटल ट्री पर। बाकी नेक्स्ट सीन में हम ये क्रो देखते हैं और यहां दो बंदे भागते हुए दिख रहे हैं जो कि जेड एंड बॉयड जैसे प्रतीत हुए हैं। वेल, क्रोज के सीजन 4 में काफी बूस्ट करा जा रहा है इन्हें, एंड यस यहां ये क्रोज मिस्ट्री भी रिवील होती दिख सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि फ्रॉमविले में कुछ भी ऐसे ही इंट्रोड्यूस नहीं होता है, सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है और इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है। बाकी क्रोज को लेकर हमने ये थ्योरीज बनाई थी पिछली वीडियोज में कि ये क्रोज में भी वो सभी मरे हुए लोग होंगे जो अभी तक फ्रॉमविले में मरते आ रहे हैं जब भी साइकिल रीस्टार्ट हो रही है इस वाले फॉर्म की। बाकी नेक्स्ट सीन में अकोस्टा एंड बॉयड एक साथ चर्च में दिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में अकोस्टा ल्यूनिटिक बिहेव करते हुए आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जिसके बाद बॉयड ने उसे हैंडकफ कर दिया था और मे बी अकोस्टा को यहां चर्च में कैदियों की तरह डाला होगा। अकोस्टा लुक्स वेरी हेल्पफुल राइट नाउ एंड बॉयड लुक्स सो फ्रस्ट्रेटिंग, एंड यहां मे बी बॉयड अकोस्टा से हेल्प लेने की कोशिश करेगा, तभी उससे मिलने आया है, क्योंकि बॉयड नीड्स सम ऑफ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स जो उसको कंधे से कंधा मिलाकर उसका काम में हाथ बटा सके और टाउन के लोगों को सुरक्षित रख सके, क्योंकि बॉयड की असली प्रॉब्लम यही तो है कि सभी लोगों को सुरक्षित रखना है, लीड करना है, प्रोटेक्ट करना है, और अकोस्टा में वो क्वालिटीज हैं, वो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है जो बॉयड जानता है। सो अब अगर अकोस्टा ही ऐसे हेल्पलेस देखने को मिलेगी तो कैसे काम चलेगा। दैट्स वाई बॉयड यहां अकोस्टा से बात करने आया होगा कि बी स्ट्रॉन्ग एंड सब मिलके काम करते हैं एक टीम की तरह। बाकी नेक्स्ट सीन में बॉयड की पास मेमोरी दिख रही है जब उसने अपनी वाइफ को मारा था, क्योंकि एबी टाउन के लोगों को मार रही थी और ऐसा एबी
इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे भी वॉइसेस सुनाई देने लगी थी जस्ट लाइक सारा, और उन वॉइसेस ने भी एबी से कहा था कि यहाँ के लोग तभी आज़ाद होंगे जब उन्हें मार दोगे, तभी वो उन्हें चुन चुन के गोली मार रही थी। और ये मोमेंट यहाँ इसलिए दिख रहा है क्योंकि जूली अगेन स्टोरी वॉक कर रही है मे बी इसी मोमेंट पर, और वो यही बॉयड के पास्ट इंसिडेंट में जा चुकी है। और इस बार वो बॉयड की मेमोरी में कैसे बैक हुई? वेल, पिछली बार वो रैंडल वाले मोमेंट पर टेलीपोर्ट हुई थी, सीजन 2 में चली गई थी, और ये भी शायद सीजन 2 का ही पार्ट है जो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। सो थ्योरी ये थी कि रैंडल साथ था इसलिए शायद रैंडल से रिलेटेड स्टोरी में टेलीपोर्ट हुई थी, और मे बी यहाँ इस बार बॉयड जूली के साथ होगा रूइंस में, तभी वो बॉयड की बैक स्टोरी में टेलीपोर्ट हुई होगी। एंड डेफिनेटली यहाँ जूली को कुछ ना कुछ जरूर इन्फॉर्मेशन या क्लूज मिलेंगे इस मोमेंट पर आकर, जो कि जूली ने बताया होगा बॉयड को कि उसके पास स्टोरी वॉक करने की एबिलिटी है, एंड बॉयड खुद चाहता होगा कि डिग मोर इफ यू हैव दिस एबिलिटी, क्योंकि पिछले एपिसोड में जेड को उसने यही बोला था जब जेड ने सब कुछ रिवील करा अबाउट हिज एंड टेविथाज स्पेशलिटी, क्योंकि बॉयड डेस्परेटली अब इस टाउन से निकलना चाहता है, इस टाउन की बैड एंटिटी को हराना चाहता है। बाकी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूली सोफिया पर भड़कते दिख रही है डाइनर में, ये बोलते हुए कि तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ, तुम्हारा मतलब क्या था आखिर? सोफिया यहाँ जूली के साथ कुछ माइंड मैनिपुलेशन गेम खेलने की कोशिश कर रही होगी डेफिनेटली, क्योंकि सोफिया नोज जूली हैज स्टोरी वॉकिंग पावर, और जूली समवेयर इन अ पॉइंट स्टोरी चेंज कर सकती है, जिसका डर मैन इन येलो एके सोफिया को होगा। इसलिए सोफिया इस मोमेंट पर जूली को मेंटली ब्रेक करने की कोशिश कर रही होगी। मे बी ये हो सकता है, या फिर ये बोलकर ये भी कह रही होगी मे बी इस मोमेंट पर कि जिम मर चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा, एंड हैविली ये वर्ड जूली के माइंडसेट में फिल करने की कोशिश कर रही होगी, सेट करने की कोशिश कर रही होगी, ताकि इस मैनिपुलेशन के बाद जूली थक हार के बैठ जाए और बार बार स्टोरी चेंज करने की रट ना लगाए। तभी जूली ने एकदम रेसिस्ट किया होगा, तुरंत उठ के भागती भी दिख रही है, और डायलॉग भी चिपका रही है कि हाउ डेयर यू टू से दैट, मीन्स ऐसा ही सेंस बन रहा है। तो देखते हैं सोफिया का क्या माइंड गेम खेल रही है एपिसोड 3 में, जो कि संडे को हमें थर्ड एपिसोड मिल जाएगा। खैर मैं काफ़ी डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ एपिसोड 3 के लिए। आप लोग कितना कर रहे हो वेट, जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स पर। आपने भी इस प्रोमो को देख लिया है तो तुम्हारे हिसाब से क्या फ्यूचर प्रेडिक्शंस एंड थ्योरीज हो सकती हैं फ्यूचर आर्क स्टोरी के लिए? ऑल्सो इन थ्योरीज के बाद अगर तुम्हारे पास और भी कुछ निकल रहा है तो जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स पर। यहाँ तक पहुँच गए तो आपको वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।